संदीप। संदीप, अच्छी खासी रैली मीडियम टर्म में आ गई है। आपको इस समय कंफर्ट आ रहा है बाजार को देख के, या आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अपर साइड पे स्ट्रेच है अब हम? जी, एक अच्छी मूव आ गई और ये टिपिकल एक फीचर हो गया है मार्केट्स का कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। जब गिरावट हुई थी तब भी सीधा अच्छा खासा करेक्शन आया। हर रिकवरी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रिकवरी टाइप हो रही है। तो अगर हम देखें 15,200 300 से लेके अभी 16,500 तक मार्केट ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में आ गया है। तो जैसे आप लोग पहले बात कर रहे थे कि नतीजे इतने कोई खास नहीं आए हैं कंपनीज के, तो अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक या फिर कुछ सीमेंट स्टॉक्स के रिजल्ट्स आए हैं। कल हेवेल्स के रिजल्ट की आप लोग बात कर रहे थे, रिजल्ट काफी खराब थे, लेकिन लोगों ने इस अजम्पशन में कि वर्स्ट खत्म हो गया वो बाइंग शुरू कर दी। तो मेरा व्यू इस समय ये है कि मार्केट में अगर वर्स्ट खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि बेस्ट इमीडिएटली आ रहा है। तो समहाउ इन दोनों के बीच में मार्केट रहेगा। करंट लेवल 16,500 पे मार्केट एक तरह से ओवरऑल फेयरली वैल्यूड स्टेज पे है। और मार्केट में यही हो रहा है कि जहां पे नतीजे उम्मीद से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं वहां पे रिवॉर्ड किया जा रहा है, जहां खराब आ रहे हैं वहां इमीडिएटली इतना स्टॉक्स में रिएक्शन नहीं आ रहा अभी पिछले कुछ दिनों में। लेकिन पहले हमने देखा था जहां खराब रिजल्ट आए, जब टीसीएस का नतीजे आए तो उस समय सेल ऑफ हुआ था। तो मार्केट्स एक ग्रैपल कर रहे हैं कि किस साइड जाना चाहिए। ओवरऑल फेयरली वैल्यूड है और ये रिजल्ट सीजन में हमें वाइल्ड रिएक्शन जरूर दिखेंगे। संदीप, अर्निंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले विप्रो की बात करें। विप्रो 25% एक सीरीज में लगभग निकल गया था रिजल्ट पे जाते जाते, और आज इनके रिजल्ट्स पे एक टिप्पणी दें आप। मार्जिन बोल तो रहे हैं कि वर्स्ट इज ओवर जैसी कमेंट्री, लेकिन छोटी मोटी मामूली नेगेटिव ओपनिंग के बाद स्टॉक सीधा ग्रीन में। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है, या आपने कैसे एनालाइज किया ये मूव, रिजल्ट और उसके बाद का मूव? या एक्चुअली अगर आप विप्रो स्पेसिफिकली को देखिए तो ऊपर से ऑलमोस्ट आधा हो गया है स्टॉक। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से टॉप 800 के आसपास था, फिर 400 पे आ गया। तो जब इतनी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कंपनी इतना गिर जाती है तो वैल्यू बाय जरूर आ जाते हैं। और अगर हम देखें तो स्टॉक करीब 20 टाइम्स अर्निंग्स के आसपास, 20-22 टाइम या उससे थोड़ा कम भी हो सकता है, ट्रेड कर रहा है इस साल। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से वैल्यू बाइंग इमर्ज हुई है। तो वो हो सकता है कंटिन्यू रहे। डाउनसाइड लिमिटेड लगता है इस स्टॉक का, लेकिन अगर ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेल ऑफ एक और आएगा तो हो सकता है गिर जाए, लेकिन ओवरऑल लिमिटेड डाउनसाइड है। बस इसमें रिस्क इतना ही है कि मैं एनालिस्ट की, अगर आप प्रोजेक्शन देख रहा था काफी सारे एनालिस्ट के, तो अभी भी ये लोग 7 से 10% तक का अर्निंग ग्रोथ एज्यूम कर रहे हैं विप्रो का इस साल के लिए। मेरे हिसाब से अर्निंग्स इनकी फ्लैट रहेगी या उससे पिछले साल के मुकाबले 0 to -5% रहेगी, या फ्लैट रहेगा या 5% गिर सकता है। तो वो एक रिस्क है कि एक्सपेक्टेशंस अभी भी थोड़ी ज्यादा है। और जहां एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती हैं वहां स्टॉक नॉर्मली अंडर परफॉर्म करता है। ये सही कहा आपने संदीप। वैसे एक्सपेक्टेशंस जहां पर ज्यादा लगाए वहीं पर अंडर परफॉर्मेंस आ जाती है। लेकिन ऐसे में कुछ तमाम स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स Q1 FY23 नंबर्स, फिलहाल सीजन रिजल्ट सीजन चल रहा है, ऐसे में अभी अभी फ्लैश हो रहे हैं पीवीआर के नंबर्स भी। Q1 के नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी, फिलहाल नंबर्स एक एक कर हमारे सामने आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखें मुनाफा फिलहाल 105 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पीवीआर का स्टॉक इस पर रिएक्ट भी कर रहा है। एक बार अगर देखें, घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई नजर आई है, जिसका एक इम्पैक्ट है। आई में भी बढ़त यहां पर दिख रही है। और कजारिया सिरेमिक, इन स्टॉक्स पर आपकी नजर है क्या? गुड आफ्टरनून संदीप जी हाँ, पीवीआर आइनॉक्स हमारे पोर्टफोलियोज का काफी अच्छा हिस्सा है। और वो एक मेरी जो रीओपनिंग थीम के इन्वेस्टमेंट्स थे उनका पार्ट था। तो मुझे अभी भी लगता है कि इनके बेस्ट टाइम अभी भी आगे है। ज्यादा मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स इतना ट्रैक नहीं करता, लेकिन मेरे हिसाब से पीवीआर की प्रॉफिट की उम्मीद लोगों को 50 करोड़ के आसपास थी। उसके मुकाबले अगर जो फ्लैश आ रहे हैं 100 करोड़ से ऊपर है, तो काफी आउट परफॉर्मेंस है। और यही फीचर होता है कि जहाँ जब ये जो रीओपनिंग ट्रेड की कंपनीज हैं, होटल्स हो गए या फिर मल्टीप्लेक्स हो गए या फिर कुछ लगेज कंपनीज हैं, मुझे लगता है कि इनकी नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि जो रीओपनिंग एक्चुअली हुई है वो बहुत स्ट्रांग हुई है। ये ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है संदीप, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून संदीप।
आपने इंडसइंड के नंबर्स को कैसे एनालाइज किया, क्योंकि दोनों ही फ्रंट पे ऑपरेशनली और पैट दोनों नंबर्स अच्छे रहे और इनफैक्ट एक वीक क्वार्टर जनरली Q1 को माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक गुड लोन ग्रोथ थी, लोन ग्रोथ बहुत अच्छी थी, वो एक बड़ा ट्रिगर रहा है। किस तरह से आपने नंबर्स को सेस किया? एक्चुअली मैंने कल बहुत टाइम बाद इंडसइंड के नंबर्स को स्टडी किया। काफी समय से मैंने निवेश नहीं किया था इस स्टॉक में, तो रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हार्डली कुछ बड़े थे, थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज एनपीएस वगैरह पे भी है, लेकिन स्टॉक बहुत सस्ता है। तो अगर आप देखिए कि प्राइस अर्निंग रेशो पे कल के प्राइस पे 10 टाइम था, आज के 11:30 11:30 टाइम में एक समय इसकी वैल्यूएशंस एचडीएफसी बैंक के टक्कर में आ गई थी। उसके बाद सीरीज ऑफ इश्यूज हुए, एनपीए की प्रॉब्लम्स हुई, कुछ सडन इनके नेगेटिव एनपीएज आए जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण ये अंडर परफॉर्म किया है। मैनेजमेंट ने बहुत एग्रेसिव गाइडेंस दिया है ग्रोथ का, तो उस हिसाब से स्टॉक में अभी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। क्योंकि ये इतना सस्ता है तो हो सकता है और थोड़ा भी मूव आ जाए, लेकिन बहुत एग्रेसिव ग्रोथ के साथ फिर एनपीएस भी वापस आते हैं, तो वो हमें वॉच करना पड़ेगा अगले 2-3 क्वार्टर में। लेकिन इमीडिएट टर्म में मुझे लगता है कि इसमें परफॉर्मेंस ठीक रह सकती है। संदीप, आज अपने आईटीसी के पुरी साहब वापस हमसे बातचीत कर रहे थे। हमने उनसे कैपिटल एलोकेशन के बारे में दोबारा एक बार सवाल पूछा। उन्होंने लास्ट दिसंबर में एक कंज्यूमर पे बड़ा लंबा चौड़ा, इनफैक्ट शायद पहली बार उन्होंने इन्वेस्टर मीट की थी और कंज्यूमर बिजनेस पे बातचीत की थी। कल एजीएम से कुछ और कमेंट्री आई। 300 रुपये पे स्टॉक है और डीमर्जर आया नहीं है, लेकिन उसकी हर बार सवाल पूछा जाता है उनसे। आज भी उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये अभी तक टेबल पे है, कब होगा कोई टाइमलाइन नहीं दी है। जो लोग ऑलरेडी राइड कर रहे हैं आईटीसी को, चाहे वो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो गया था, जो भी रीज़न की वजह से सही समय में घुस गए हों, उनको क्या करना चाहिए और यहाँ से आपको इसमें क्या और बढ़त नज़र आती है क्या? मैं आपको बहुत ही जल्दी से उनकी आज की कमेंट्री सुनवाता हूँ। एसेट लाइट कारोबार रखने को बोला है, फिर आप इसके बारे में बताएं। कैपिटल एलोकेशन, आई थिंक हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर है एंड ये कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी बिजनेस स्ट्रेटजी से आती है। होटल्स में एक एसेट राइट की स्ट्रेटजी ली है, डिविडेंड पॉलिसी भी डिक्लेयर्ड है। सो आई थिंक आवर जो कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी है वो एकदम क्लियर है एंड ये रिसेंटली किया है एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। संदीप, क्योंकि क्वेश्चन ये है कि ये इन्होंने 3,000 करोड़ पर ईयर पे अपना टोटल कैपेक्स कैप कर दिया है और जहां बोला है कि होटल पे 10% ज़्यादा नहीं लगाएंगे, वो भी एसेट लाइट रखेंगे। तो इसको आप कैपिटल एलोकेशन का इंप्रूवमेंट समझते हैं या अभी भी स्कोप है बहुत इंप्रूव होने का? देखिए जी, अभी भी स्कोप है काफी इंप्रूव होने का। तो आपने जैसे सवाल किया कि जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से उनको बेचने का कोई कारण नहीं है इस समय। क्योंकि ये स्टॉक 250 पे भी सस्ता था, 300 पे भी सस्ता है और 350 पे भी सस्ता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये 300 पे आ गया है तो एक्सपेंसिव हो गया स्टॉक। इशू स्टॉक के अलग थे कि सिर्फ टोबैको बेस था, बाकी कोई बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा था। और एफएमसीजी बिजनेस एक्स ऑफ टोबैको पे इन्होंने इतने पैसे लगाए थे पिछले कुछ सालों में, 10,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हो गया था, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कुछ भी नहीं थी। तो अगर ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं, बाकी बिजनेस ठीक करना शुरू करते हैं और होटल्स में जैसे टर्न अराउंड ऑब्वियसली है, और अगर वो मैनेज कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, ओन्ड होटल्स की तरफ इतना नहीं जा रहे, तो ये एक पॉजिटिव मूव है। डीमर्जर वगैरह पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग पे इन्वेस्टमेंट करना कोई इतना ग्रेट आइडिया नहीं है। हमें ओवरऑल कंपनी को इवेल्युएट करना है और ओवरऑल कंपनी में आज के दिन कोई नेगेटिव एज सच नहीं दिख रहा। स्लो डाउन कुछ कंज्यूमर डिमांड का असर इन पे भी हो सकता है, लेकिन वो सिगरेट डिमांड के अपटिक से नलीफाई हो जाएगा कुछ काफी हद तक। तो ओवरऑल कंपनी का ट्रेंड ठीक ही रहना चाहिए। संदीप, इस बीच जहां हम आईटीसी को डिस्कस कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से शुगर स्पेस में भी लगातार एक्शन हम देख रहे हैं और सरकार का फोकस भी है। अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि शुगर एक्सपोर्ट को 10 से 12 लाख टन अतिरिक्त यहाँ पर एडिशनल बढ़ोतरी करने की सरकार की मंशा है और इसी के चलते शुगर स्पेस में लगातार हम तेजी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस स्पेस को भी आप रीड करते हैं? इस स्पेस पर आपकी कोई रिसर्च?
या शुगर की स्टोरी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन स्टॉक्स बहुत चढ़ गए थे, तो मेरे ख्याल से बलरामपुर 500 के ऊपर चले गया था और ऐसे ही काफी अप मूव आया था। तो उसके बाद थोड़ा ये एक्सपोर्ट न्यूज और थोड़ा ग्लोबल कमोडिटी करेक्शन के कारण नीचे आए हैं। ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक अच्छा है, इथेनॉल स्टोरी अच्छी है, शुगर स्टोरी ओवरऑल ठीक रहनी चाहिए। अभी भी अगर हम इंपोर्ट पैरिटी पे देखें तो इंडिया में शुगर प्राइसेस अभी भी काफी रीजनेबल हैं, जीरो ड्यूटी को लेते हुए भी। और इसमें बलरामपुर जैसी कंपनी जो है वो पूरी डेट फ्री है। तो ऐसी कंपनीज मेरे ख्याल से अच्छा करेंगी। अगले 2-3 साल में काफी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो रहना चाहिए इनका। कर रहे थे अभी कि बलरामपुर चीनी, देखिए एक समय पे आपको याद होगा संदीप की बजाज हिंदुस्तान, शायद रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी, मुझे याद है 7-8 साल पहले की बात, बलरामपुर को खरीदना चाहता था। और आप देखिए बजाज हिंदुस्तान कहाँ गया। और बलरामपुर की मैंने लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो वो फूड कंपनी की तरह अपने आप को एक पोजीशन कर रहे हैं और हर साल बायबैक करके आरओई इंप्रूव करते आए हैं। इथेनॉल स्टोरी है, आपको याद है वो समय, दोनों एक ही सेक्टर के हैं, एक ही रीजन के हैं, देखिए दोनों कैसे दूसरे डायरेक्शन में चले गए। जी हाँ, जी हाँ। इसीलिए लोग एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते। वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं जब कंपनी कहती है हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इतने 1000 करोड़ इस बिजनेस में लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, उधर लगा रहे हैं। लेकिन जो कंपनीज अपने कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करती हैं, लॉन्ग टर्म में जनरली, मतलब एक्सेप्शन जरूर होते हैं, जनरली वो ज्यादा वेल्थ क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के लिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बजाज हिंदुस्तान टोटली एक एनपीए कंपनी बन के रह गई। और बलरामपुर चीनी इतना कैश जनरेट कर रहे हैं कि वो हर साल ऑलमोस्ट पिछले 4-5 साल में मैं कहते हैं 2-3 बायबैक कर चुके हैं। और उनकी इक्विटी बेस कम हुई है, वो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बच जाते हैं उनके लिए काफी अच्छा होता है, डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। तो काफी इम्प्रेसिव मैनेजमेंट है। और काफी कंपनीज में मैनेजमेंट पे बेट लेना ही काफी अच्छी चीज होता है। वेरी क्विकली आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे संदीप, जैसे हमने देखा है कि सिंगापुर जीआरएम्स अपने पीक से लगभग 87% फॉल हुए हैं, राइट? आपको क्या लग रहा है जिस तरह का ये शार्प ऑन द, इट्स प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि डिमांड में शायद स्लम्प है और आगे एंटिसिपेट कर रहे हैं बाजार ग्लोबली भी, क्रूड प्राइसेस भी क्या यहाँ से और शार्प फॉल कर सकते हैं? क्योंकि थोड़ी रिबाउंड 100 के लेवल से नीचे चला गया था, उसके बाद अब रिबाउंड आई है। आपकी क्या स्टडी है, आपकी क्या रीडिंग है क्रूड की चाल पे? या पिछले 15-20 साल में मैंने स्टडी किया है जीआरएम बिहेवियर को क्रूड को लेके। तो जब नॉर्मली क्या होता है कि जब जीआरएम में अपटिक शुरू होता है, वो नॉर्मली एक साइन होता है कि क्रूड में भी शायद एक तेजी आएगी। और जब जीआरएम टोटली कोलैप्स कर देते हैं, जैसे अभी $4 आ जाते हैं, तो $4 का मतलब ये है कि प्रोडक्ट सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो क्रूड रन शायद जो रिफाइनरीज है उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा, इन्वेंट्री सिस्टम में अच्छी है। तो नॉर्मली ऐसे टाइम्स पे क्रूड में गिरावट आती है, जो कि इंडिया के लिए ऑब्वियसली अच्छी है। तो उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में क्रूड प्राइसेस में थोड़ी गिरावट आए। राइट, क्रूड प्राइसेस में आपको थोड़ी और गिरावट यहाँ से लगती है। जीआरएम और क्रूड के इस बिहेवियर पर संदीप अपना रिएक्शन दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, आज ये सारी बातें, सारी इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।